9 साल की उम्र में अपना पहला नावल लिखा। ज़ौक का ये होता है कि इफ समबडी इज़ बोर्न विद इट तो उसको ऑब्वियसली आप और निखार सकते हैं एंड आई हैव सीन दैट। तो ये बताएँ कि अभी तक क्या कुछ लिख पाया है आपने और क्या कुछ किया है? ख़ासकर लिखाई के हवाले से? पोएट्री, लिरिक एसेज़ और अब मैं एसेज़ की तरफ जा रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ। तो वो चलता रहता है, लाइक इट कीप्स गोइंग फ्रॉम वन जॉनरा टू अनदर। इट्स रियली नाइस स्पेशली फॉर यूथ टू हैव दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन, इट मैटर्स अ लॉट। आई थिंक आपकी लेगेसी उसी चीज़ में है कि आप उस चीज़ को आगे किन लोगों को लाइक हाउ आर यू सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिंग दोज़ स्किल्स दैट यू हैव बीन गिवन बाय गॉड। सो इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी दैट यू आर exposed to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर खान आबाद है और मैं वी न्यूज़ के स्टूडियो से आपसे मुख़ातिब हूँ। आप जानते हैं कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है और ये महीना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है। हम इस महीने में वी न्यूज़ के स्टूडियो में ऐसे लोगों को बुलाएँगे, ख़ासकर ऐसे नौजवानों को बुलाएँगे, जिन्होंने अपने शोबे में एक ज़बरदस्त काम किया है, अपना नाम रोशन किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है और इस वक़्त वो एक अच्छा सर्व कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एमन रहमान, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और वो पाकिस्तान की यंगेस्ट नॉवेलिस्ट हैं, जिन्होंने महज़ 9 साल की उम्र में एक नावल लिखा और उसके बाद उनका जो कामयाबियों का एक सिलसिला था, वो जारी है और अब भी आगे वो बढ़ रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एमन रहमान। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक़्त के लिए। Thank you so much. Thank you. अच्छा एमन मुझे ये बताएँ कि आपने 9 साल की उम्र में अपना पहला नावल लिखा, जो कि पाकिस्तान में किसी बच्चे ने कम उम्र तरीन में ये नावल लिखा है। तो मेरे ख़्याल से आपने तो शायद पढ़ना कोई 3-4 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। तो 9 साल की उम्र में ऐसा नावल लिखना, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या आपने बहुत जल्द पढ़ाई करना शुरू कर दी थी? या ये गॉड गिफ्टेड एक आपके लिए वो था कि आप इतनी कम उम्र में ये लिख सकीं? आई थिंक बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि मैं बड़े अदबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अम्मी-अब्बू दोनों जो हैं वो उर्दू लिटरेचर के प्रोफ़ेसर्स हैं अच्छा, और ज़बरदस्त। मेरे जो दादा-अबू भी थे वो बहुत बड़े उर्दू के प्रोफ़ेसर थे। जी। लेकिन उसके अलावा ये है कि अंग्रेज़ी से किसी का दूर-दूर तक ताल्लुक़ नहीं था। वो मेरा अपना एक ज़ौक़ पैदा हुआ। मेरे अम्मी-अब्बू ने जी। बहुत कम उम्र से मुझे किताबें ला के देना शुरू कर दी और काफ़ी मेरा मुतालिया जो था वो बचपन से काफ़ी ज़्यादा था। तो बस फिर एक दिन मुझे याद है मैं अपने अब्बू के साथ वॉक पे जा रही थी, तो मैंने उनको जी। कहा मैंने कहा कि ये जो किताबें लिखते हैं ये इंसान होते हैं, मतलब कोई भी इंसान लिख सकता है। तो बस यस। मेरे अब्बू ने वैसे ही कह दिया, उन्होंने कहा हाँ जी, कोई भी लिख सकता है। तो वो हाँ। फिर मैंने बात सीरियसली ले ली। मैंने उनसे कहा चलिए मुझे ना आप ऐसा करें कुछ पेन्स ला दें, कुछ रजिस्टर्स ला दें। फिर मैंने उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं काफ़ी डेडिकेटेड हो गई थी और बड़ा एक ऐसे लग रहा था कि अच्छा आई एम वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉज़। तो वो बस फिर करते-करते इट टूक द फॉर्म ऑफ अ नॉवेल। सो ऐसे बस अ, ये कहानी है। हाँ, ये तो चलिए आपकी कहानी है। आप क्या समझती हैं कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें घर का एनवायरनमेंट, फैमिली बैकग्राउंड और करियर काउंसलिंग ये चीज़ें कितना मैटर करती हैं? यानी क्या ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ लोगों का माइंड शायद ज़्यादा काम करे, कुछ लोगों का शायद मेरी तरह थोड़ा कम करे या हर कोई अगर इसको इस तरह का एनवायरनमेंट मिले तो वो इस तरह के परफ़ॉर्म कर सकता है? हुँ। आई थिंक ज़ौक का ये होता है कि इफ समबडी इज़ बोर्न विद इट तो उसको ऑब्वियसली आप और निखार सकते हैं एंड आई हैव सीन दैट अपने में भी और विद पीपल अराउंड मी बिकॉज़ मुझे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरीज़ का बहुत ज़्यादा था, बट अब मैं सोचती हूँ कि वो मेरे अंदर ही एक चीज़ बन के रह जाती इफ माय पेरेंट्स हैडंट कंट्रीब्यूटेड उसमें इतना ज़्यादा ना, अगर उन्होंने मतलब मेरे लिए ऐसे मौके ना क्रिएट किए होते कि मुझे किताबें लेके देना बहुत सारी, मुझे बुक फेयर्स पे लेके जाते थे, मुझे बहुत बड़े-बड़े शायरों से अदीबों से मिलाते थे बहुत कम उम्री में, तो डेफ़िनिटली आई फ़ील लाइक मैं भी जैसा बड़ों मैंने का हुँ। बहुत ज़्यादा रोल होता है। हाँ जी, डेफ़िनिटली। अच्छा, पहले तो इस नावल के बारे में बताएँ जो आपने वेरी फर्स्ट टाइम लिखा और ज़ाहिर है उसके बाद भी आपने कुछ लिखा होगा, तो ये बताएँ कि अभी तक क्या कुछ लिख पाया है आपने और क्या कुछ किया है? ख़ासकर लिखाई के हवाले से? हाँ जी। किताब तो मैंने काफ़ी, अब तो मुझे कितने साल हो गए हैं, मतलब आई एम 26 राइट नाउ। मैंने लिखी थी जब मैं 9 साल की थी, तो अब मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, जैसे हम इंग्लिश वालों की नहीं होती। लेकिन आई वुड से कि अब कितने 16 साल, 17 साल बहुत, मतलब काफ़ी ऐसा लगता है काफ़ी टाइम गुज़र चुका है।
तो कहानी मेरे दिमाग में भी थोड़ी सी ब्लर है, बट एज फार एज आई रिमेम्बर आई रियली वांटेड टू राइट समथिंग जो कि समथिंग दैट पिवट्स अराउंड अ मिस्ट्री, यस। बिकॉज आई थिंक बचपन में होता भी है, हर चीज में एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा होता है, लाइक यू नेविगेटिंग थ्रू लाइफ, हर चीज में आपको होता है कि तो इट वाज बेसिकली अ मिस्ट्री अबाउट, अगर कोई आई वाज रियली फैसिनेटेड विद दिस आइडिया ऑफ अ पेट, राइट? शायद मुझे बहुत शौक था पेट्स रखने का, हम जो रखते थे पेट वो मर जाता था। तो मुझे अब था कि एक पेट किस तरह, हाउ डज अ यस। बीइंग लाइक दैट, लाइक उसकी किस तरह एक अपनी लाइफ होती है। तो इट्स अबाउट अ फैमिली जिन्होंने एक पेट रखा है, बट दैट पेट कीप्स ऑन मर्डरिंग पीपल, कुछ इस यस। तरह की कहानी थी। जी। तो ये मुझे याद पड़ता है। और उसके बाद मैंने एक और किताब लिखी थी जब मैं 12 साल की थी, इट वाज कॉल्ड ड्रीम्स एंड द मिस्ट्री ऑफ द हॉन्टेड हाउस। उसके बाद लिखने पढ़ने का सिलसिला जारी ही रहा, बट ऑब्वियसली विद टाइम मेरी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी आई, फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा राइटिंग की मुझे वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिली। तो उस हिसाब से आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री, लिरिक एसेज, और अब मैं एसेज की तरफ जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, शॉर्ट स्टोरीज की तरफ। तो वो चलता रहता है, लाइक इट कीप्स गोइंग फ्रॉम वन जॉनरा टू अनदर। अच्छा, इसका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है आपको? उस ज़माने तो शायद फिर भी लोग पढ़ते थे, आजकल के ज़माने में शायद जैसे आपने कहा कि मैं शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ जाना जा रही हूँ या लिख रही हूँ इस तरफ, तो इसका रिस्पॉन्स कैसा है? ख़ासकर नॉवेल्स का, बुक्स का या शॉर्ट राइटिंग का या ओवरऑल जो आपकी राइटिंग होती है, उस पे रिस्पॉन्स लोगों का कैसे आता है? आई थिंक डेफिनेटली अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा, इट गोज़ अ लॉन्ग वे। मुझे याद है कि बचपन में आई मेट राइटर्स, बहुत बड़े बड़े राइटर्स, लिटरेरी फेस्टिवल से मुलाकात होती थी, वैसे भी मुलाकात होती रहती थी, तो जिन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा वो आज तक मुझे याद है। आई स्टिल रिमेंबर आई मेट बेप्सी सदवा जो राइटर हैं क्रैकिंग इंडिया की, और मेरी मुलाकात हुई नादिया जमील से, मोहसिन हामिद, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, और everybody had varied responses, और वो आज तक, हालांकि I was a child but I still remember, like अगर positive reinforcement थी वो भी याद रही, negative reinforcement भी याद रही, so I think definitely that matters a lot. और I think young writers को खास तौर पे it's something that really builds up your confidence, um, because आपको होता है कि am I just throwing ideas out into space, या फिर कोई उनको पढ़ भी रहा है, right? Like do I have listeners? यस। तो वो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा, लाइक इट मैटर्स अ लॉट। और मुझे अभी भी, बल्कि अब तो मुझे खुद अपनी किताब, इट्स बीन सो लॉन्ग, मुझे खुद भूल गई भी है, लेकिन अभी तक मेरे पास बच्चे आते हैं तो एंड दे टेल मी कि हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में आपकी बुक पड़ी हुई है, आप वही हैं जिन्होंने बुक लिखी थी, तो यस। इट्स रियली नाइस, स्पेशली फॉर यूथ, टू हैव दैट काइंड ऑफ encouragement, appreciation, it matters a lot. अच्छा, आपने इंग्लिश लिटरेचर में लम्ब से बीएसपी किया और उसमें आपने गोल्ड मेडल भी विन किया। तो ये फिर वही बात हुई कि आप बचपन से चूँकि पढ़ती भी थी, लिखती भी थी और इसी वज़ह से आप पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको करियर में कितना काम आती हैं? लिखना-पढ़ना तो ठीक है, खुद एक करियर है, लेकिन हाँ प्रोफ़ेशनलिज़्म जी। में आपको कितना काम आती हैं ये? आई थिंक वो बड़ी एक मिस्टीरियस सी बात है ना, कि वो एक लाइफ की ना ट्रेजेक्टरी बनती जाती है। लाइक आप जी। एक छोटी सी चीज करते हैं, इट्स काइंड ऑफ लाइक आप एक पत्थर सा डाल रहे हैं पानी में, लेकिन उससे एक पूरी इट क्रिएट्स दिस रिपल इफेक्ट, एंड दैट्स हाउ आई सी माय लाइफ। बिकॉज उस वक्त में आई थिंक बैक टू द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, मेरी फैमिली हुँ। में और किसी का इंग्लिश से इतना ज्यादा वो नहीं था। आई स्टार्टेड राइटिंग, मुझे इंग्लिश काफी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, मेरी इतनी वो नहीं थी। और इंग्लिश में अभी भी कहानी सुनाती हूँ लोगों को, आई लर्न it out of envy because मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, and I was like, अब मैंने ये सीखनी है, मैं इससे पीछे पड़ रहा हूँ, तो वो एक छोटी सी चीज होती है, बट लाइक वो एक ऐसे है कि आप धागे में मतलब मोती पिरो रहे हैं, दे जस्ट कीप, वो एक जर्नी सी बन जाती है। तो आई थिंक वो डेफिनेटली इट गोज अ लॉन्ग वे। मुझे आगे जाके काफी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, विच टू दिस डे लाइक व्हेन आई टेल पीपल, या फिर किसी को पता चल जाता है, क्योंकि मैं इतना बताती नहीं हूँ जितना लोगों को खुद मतलब पता चल जाता है। आई एम नॉट समवन हु, मतलब मैं एक्टिवली इतना माजी की बातें इतनी उससे नहीं करती, लेकिन लोगों को पता चल जाता है एंड देन दे आस्क मी, तो काफ़ी ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है। आई थिंक इट हेल्प मी विद माई रेज्यूमे अ लॉट, मुझे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली गोइंग अब्रॉड। आई बीन इन द यूएस for 2 years. उससे पहले I've also been in Istanbul. तो I got a lot of like learning opportunities because of this craft. और अब लम्स में भी when I was there, मैंने वहाँ से किया था मास्टर्स से, लम्स
बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लिटरेरी सोसाइटीज़ के साथ, बहुत सारी कोलैबोरेशंस। आई वाज़ एबल टू डू अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई वुड से कि आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू अगर मेरे पास पहले से इफ आई डिडंट हैव दिस विद मी। ये 2 क्वेश्चन को मैं जोड़ के पूछूँगा आपसे। आपने पाकिस्तान में पढ़ा भी, तुर्की में भी पढ़ा और अमेरिका में भी पढ़ा और आपको आई थिंक ज़ुबानें भी आती हैं, तुर्किश और अंग्रेज़ी ज़ाहिर आती है, उर्दू भी आती है, पंजाबी आपकी मदर लैंग्वेज है, वो भी आपको आती है। ये बताएँ कि आपके जो बाकी ममालिक के एक्सपीरियंसेस हैं, ख़ासकर तुर्की और अमेरिका और पाकिस्तान के एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफ़रेंस है, फ़र्क क्या है? और हम अपने एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं? दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि हर कंट्री का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है बेस्ड ऑन आवर हिस्ट्रीज, जो हमारी कलेक्टिव एक हिस्ट्री है। मुझे जिस एजुकेशन, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी जो मेरा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें मुझे पढ़ाया गया पाकिस्तान में, वो एक मेन स्ट्रीम सिस्टम है, राइट? वो उसका बहुत एक स्पेसिफिक, पाकिस्तान में बहुत माइनॉरिटी, एंड आई सी दैट प्रिविलेज व्हिच आई हैव हैड इन द पास्ट। और मैं यही कहूँगी कि आई थिंक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। कुछ पाकिस्तान में ज़रा मुँह पे कह देते हैं कि वी डोंट हैव, बट आई वुड से देयर आर स्पेसेस जहाँ वी डू हैव दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और आई थिंक कुछ ऐसे उस्ताद मुझे पाकिस्तान में मिले हैं व्हिच आई वुड से कि उसका उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लाइक आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, अ लॉट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स राइटिंग में मेरे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, मतलब मदद की। लेकिन आई वुड से कि कुछ मेरे उस्ताद यहाँ के प्रोफेसर्स जो थे लिटरेचर के, आई फील लाइक वो उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान में थोड़ा होता है कि प्रोफेसर्स गो आउट ऑफ देयर वे, राइट? लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स, वो आपकी जिसे कहते हैं ना पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले यस, करते हैं। और उनको ये भी होता है, दे आर वेरी इन्वेस्टेड राइट इन योर प्रोग्रेस। लाइक अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल जाए, आई फर्मली बिलीव दैट आई सी देम एज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, राइट? तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में ये मुझे डिफरेंस नजर आया कि वहाँ थोड़ा सा विड्रॉन होता है, राइट? वहाँ भी प्रोफेसर्स करते हैं बट वेरी सेलेक्टिवली, राइट? यहाँ आपको कोई एक प्रोफेसर मिल जाए, मेरे उस्ताद हैं लम्स के प्रोफेसर जावेद नज़ीर, वो अभी तक आई वुड से ही अब अपने टाइम के बहुत बड़े सहाफ़ी रहे हैं, और अभी तक लाइक आई वुड से ही प्लेज सच एन इंटेग्रल पार्ट इन माय लाइफ। तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ थोड़ा लाइक थोड़ा लोग दूर दूर रहते हैं, बट इधर लाइक प्रोफेसर्स आर वेरी इन्वेस्टेड। वहाँ भी कुछ होते हैं सिलेक्टिव, मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं, अच्छे प्रोफेसर्स भी मिले हैं, बट आई थिंक दैट्स डेफिनेटली द डिफरेंस। अच्छा ऐमन आप ये बताएँ कि सोशल वर्क आपने क्या किया है? लोगों के लिए क्या किया है? और पाकिस्तान के लिए क्या किया है? और दूसरा ये बताएँ कि सोशल वर्क कितना ज़रूरी है, ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के रहने वालों के लिए? आई थिंक सोशल वर्क का मुझे ये था कि आई फर्मली बिलीव कि इफ़ देयर इज़ एनी स्किल जो अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको गिफ्ट की है, राइट? यू जस्ट हैव टू यूज़ इट टू द बेस्ट ऑफ योर, जितनी भी आप उससे निकाल सकते हैं ना, यू हैव टू डू दैट। बट दैट्स नॉट वेयर इट एंड्स, राइट? आई थिंक आपकी लेगेसी उसी चीज़ में है कि आप उस चीज़ को आगे किन लोगों को लाइक हाउ आर यू सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिंग दो स्किल्स दैट यू हैव बीन गिवन बाय गॉड। तो आई थिंक इन माई केस मुझे बहुत था, बिकॉज आई डू सी द गैप इन पाकिस्तान हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग एजुकेशन सिस्टम। आप ले लें लम्स को ले लें फॉर एग्जांपल, लम्स में देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, देयर इज पीपल कमिंग फ्रॉम, मतलब चारों सूबों से लोग आ रहे हैं, राइट? तो एक थोड़ा सा पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, राइट? लाइक देयर आर पीपल जिन्होंने पूरी जिंदगी लाहौर में, कराची में गुजारी है, जिनके लिए अंग्रेजी मतलब बहुत लाइक इट्स वेरी फ्लुएंट, राइट? लाइक कोई वो नहीं है। बट देन देयर इज पीपल जो अभी न्यू न्यू दे हैव बीन एक्सपोज्ड। तो लम्स में मेरी पूरी ये कोशिश थी कि लाइक आई वाज वर्किंग एट द लर्निंग एंड मेंटोरिंग सेंटर, और उसके थ्रू मुझे ये था कि आई हैव टू सॉर्ट ऑफ ब्रिज दिस सॉर्ट ऑफ लाइक सोशल गैप जो आ जाता है लिंग्विस्टिकली, उसको किस तरह वो कर सकते हैं। सो आई वुड ऑफर रीडिंग, राइटिंग, even speaking classes, right? Like how do you engage, in dialogue, right? Like how do you engage in intellectual conversations? हम किस तरह vocabulary acquire कर सकते हैं? तो आई थिंक मेरी जहाँ तक रही है कोशिश वो ये रही है। उसके बाद आई टॉट इन LGS पर रही है, और वहाँ पे मेरी ये ज़रा कोशिश थी कि आई वांट टू टीच स्टूडेंट्स। और फिर अमेरिका में भी आई वाज टीचिंग देयर, एंड वहाँ मेरी कोशिश थी कि आई वांट the students there to learn about हमारे क्या issues हैं, right? Like as people from so-called third world countries या फिर struggling countries, how do I communicate कि हम literature को किस तरह differently perceive करते हैं, तो I think मेरा वो knowledge gap
I consider that my sort of social work. तो अभी आप अमेरिका में हैं और उससे पहले तुर्की में भी थी, तो आप वहाँ पढ़ाती भी हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या ख़ासकर रिश्तेदार इस तरह की ऑफ़र करते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमें भी ले जाएँ वहाँ? हाँ जी, इस तरह की तो बातें सुनते रहते हैं। ये काफ़ी कॉमन है फॉर श्योर। तो इस तरह की स्कॉलरशिप्स तो बहुत सारी आती है, तो बहुत से लोग शायद उसको उस पे जा सकते हैं, लेकिन करियर काउंसलिंग का बड़ा मसला होता है, उनको अवेयरनेस नहीं होती या वो सही तरीके से उसको प्रपोज़ल नहीं लिख पाते। तो इस किस्म की हुँ, चीज़ों में आप जैसे लोग उनको अगर हेल्प करें तो बड़ा ईज़ी हो जाता है उनके लिए। मतलब एक ट्रैक पे चलाना, उनको दिखाना, समझाना, बाकी वो अपने लिए फिर रास्ता बना लेते हैं, लेकिन स्टार्ट से ट्रैक बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें आपका हाँ क्या जी। किरदार हो सकता है या बाकी लोगों का क्या किरदार होता है या हो सकता है? कितना अहम होता है बेसिकली वो? Mhm, mhm. I think definitely क्योंकि again I've been talking about this sort of like ये जो एक gaps आ जाता है right and I've seen that in a lot of cases because I've मेरा teaching से काफ़ी सालों से you know like रिश्ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है because sometimes मुझे मुझे नज़र आता है कि okay I have this student उनमें you know they sorry हुँ, I have this student and they have this potential, right? But हुँ, they're not able to sort of, you know, like truly explore that potential. हुँ, तो मुझे वो बहुत होता है कि like how do I unravel that? और मैंने in the past I've helped a lot of students with their applications, you know, with sort of their statement of purpose जिसे कहते हैं हम, you know, जिसमें आप you know you're writing down you're crafting your goals you know you're sort of telling the institution जहाँ पे apply करें कि okay like this is what I aspire to do at your during your program so I've helped people I've also worked at a counseling center जहाँ मेरी वहाँ भी मेरी ये job थी कि I was sort of like their writing counselor right like I'm teaching them how to craft these statements because obviously will be like any other skill that's also a skill you know and it's honed over time तो वो रहती है कोशिश और वैसे भी like if anybody reaches out to me honestly like चाहे स्कूल से हो यूनिवर्सिटी से हो you know if someone wants to apply no matter how busy I am मुझे होता है कि you know just like email it to me I will go over your statement like I'll give you my you know like my sort of like critique about it my comments about it or my basically my inbox is always open because मैंने खुद I've been through this sort of like period where I was like okay like you know, I want to do further study up. तो मैं किस तरह, you know, like how do I apply, right? Because the process is so very different बाहर का, for example, US का खास तौर पे, than the process here. तो फिर मुझे बहुत होता था कि okay, like you know, like how do I help other students as well? तो अभी भी people reach out to me और वो रहती है कोशिश. अच्छा एमन आप खुद भी जेन ज़ी हैं और जेन ज़ी के बारे में ये पूरी दुनिया कह रही है कि वो स्क्रीन के साथ बहुत टच है और स्क्रीन से हटना उनके लिए मतलब बड़ा मुश्किल होता है। और आपने ब्लैक डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ पे एक मकाला भी लिखा है और ज़ाहिर है आपकी इस पे गहरी नज़र भी होगी। तो आपके ख़्याल में जो आज के लोग हैं वो स्क्रीन से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं? चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है या जो भी है, इससे फ़ायदा कितना ले सकते हैं और इसका मिसयूज़ कितना हो रहा है? और हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली? थिंक वही बात आ जाती है कि फॉर एग्जांपल मी बीइंग हुँ, एन इंग्लिश पर्सन मी बीइंग अ लिटरेचर पर्सन हम बहुत अगेंस्ट होते हैं एआई के राइट बिकॉज वी फर्मली बिलीव in individuality you know self expression कि AI से help नहीं लेनी right but then I've also seen cases in which there are individuals जिनको बहुत मुश्किल लगता है अपने आप को express करना so कभी कभार उनको to get them started on stuff it's really easy कि हम उनको prompts दे देते हैं okay so I think it really depends on the usage आप उसको किस तरह utilize कर रहे हो you know technology को to your benefit मैं personally थोड़ी सी इस लिहाज से I'm more towards the extremist group कि मैं कहती हूँ कि नहीं AI से बिल्कुल मदद नहीं लेनी अपना दिमाग हुँ, इस्तेमाल करें because I've seen like in the past my students who were not relying on AI I've seen them you know do wonders मतलब you know एकदम से their brain would just like you know go off on ideas they would be like oh like हम ये भी कर सकते हैं miss and I would be like yes you know so but as far as technology is concerned I think there are some good usages as well for example अब तो हर library में you know Kindles होते हैं Kindle like the reader that's pretty useful किताबें बहुत महंगी हैं so you know if you're using a Kindle it's pretty handy आप कहीं भी उसको लेके जा रहे हैं it's also affordable so और इसके अलावा you know VR for example उसके बहुत सारे benefits हैं
So it truly depends on how you're using the technology that you're exposed to. तो ये बताएँ कि चूँकि हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं अगस्त में, ये बेसिकली पाकिस्तानी नौजवानों को ऐसे चेहरे दिखाने हैं, जिन्होंने बहुत कुछ किया है और वो इससे इंस्पायर होके कुछ करें। तो जो लैंग्वेजेज़ हैं, स्पेसिफिक लैंग्वेजेज़, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाइनीज़ हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, इंग्लिश हो, तुर्किश हो, कोई भी हो। लैंग्वेजेज़ आपके करियर में आपको कितना सपोर्ट करते हैं? और इसकी कितनी अहमियत है? क्या आप रिकमेंड करेंगे कि हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ सीखें इंटरनेशनल? I think definitely it has a lot of cultural currency knowing languages because what happens is you go to countries in Europe या फिर आप जा रहे हैं हुँ, अमेरिका or Canada whatever you go there and suddenly you meet all of these people जिनको इंग्लिश के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती होती right or their first language and suddenly यस। you become this sort of like हुँ, हुँ। star right people are like wow this person knows so many languages और उसका बहुत ज़्यादा आपको एज मिलता है वुड से एटलीस्ट मुझे मिला बिकॉज माय प्रोफेसर्स वर लाइक वाओ लाइक आप तो एक हालांकि मैं हालांकि तसव्वुर करती हूँ कि पाकिस्तान में 4-5 ज़बानें मतलब हर एवरेज बच्चे को आती हैं राइट कोई ना कोई मतलब हाँ, मेरे फॉर एग्जांपल फादर की साइड की जो लैंग्वेज है सराइकी है मेरी अम्मा की साइड की पंजाबी है राइट सो वो अब इतनी लैंग्वेजेस का देयर सॉर्ट ऑफ लाइक there's always this sort of collision going on right यस। languages ka so which is pretty common but there it becomes like such a big thing and it does benefit you because आपको बहुत सारे translation के projects मिल सकते हैं for example आपको बहुत सारे cultural exchange के projects मिल सकते हैं right उसके अलावा just like interacting with different social linguistic groups for me it's really interesting to notice patterns and connections between languages I'm really interested in comparative studies comparative literature so what I notice is कि for example अगर आप for example, if you pick up Turkish and you pick up Urdu, right? There's going to be a lot of commonalities because ये similar, languages के similar roots हैं, right? तो वो बड़ा मेरे लिए interesting होता है कि how does a word evolve over time, right? And how does the meaning change when the word is evolving? तो वो बड़ा interesting वो connections note करना और फिर also trying to understand your own positionality through those through those languages वो बड़ा it's a very useful skill and I feel like कि जितनी भी आप languages सीख सकें it's not enough like lifelong कोशिश है मुझे बहुत शौक है I really want to learn Farsi next मुझे बहुत खूबसूरत ज़बान लगती है बड़ा बहुत अच्छी so तहज़ीब है yeah आपके I think अप्रोच it should be a life हुँ। अच्छा ज़ैनब ऐसे ही है आखिरी so क्वेश्चन की definitely तरफ I think आऊँगा life कि जो इस बेसिकली आपके इंटरव्यू का पर्पस भी था हमारा कि आप मैसेज क्या देना चाहेंगी पाकिस्तानी यूथ को, ख़ासकर लड़कियों को जो पहले तो हमारे एजुकेशन में बहुत कम है, यानी वो मैट्रिक कर लेती हैं तो एफएसी नहीं करती, वो कर लें तो बीएस नहीं करती। घरों के मसाइल होते हैं या ट्रैवल का मसला होता है या कल्चर का मसला है या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ग्रेजुएट हैं, पीएचडी तक कर ली, लेकिन उसके बाद वो आके घरों में बैठ जाती हैं और वो डॉक्टर बन जाते हैं लोग और घर में बैठ जाते हैं, तो वो आगे कम्युनिटी को सर्व नहीं करते, बस वो अपने बच्चे पाल रखे हैं, ज़ाहिर है वो भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिर है सोसाइटी को भी ज़रूरत है। तो आपका मैसेज क्या है यूथ के लिए, फिर ख़ासकर लड़कियों के लिए? I think definitely, especially when it comes to women, circumstances ऐसे create किए जाते हैं जिसमें they cannot thrive उतने level तक which men can, which is really sad. It's one of the मतलब I would say the most tragic realities Pakistan की sadly. लेकिन I would still say कि women and resistance, for example, it goes way back. Women are still creating छोटी छोटी pockets of freedom for themselves through education. They're creating platforms ऐसे जिसमें they can interact. They can come like publicly. They can express their opinions. Just one of those endeavors which women have been doing secretly, right? Like even if आप यूरोप की हिस्ट्री उठा लें 16वीं 17वीं 18वीं सेंचुरी पीछे उठा लें women were writing anonymously, right? They've been doing that since the beginning of time. So I think writing does give that sort of एक subversive सा आपको एक route दे देती है, एक रास्ता दे देती है कि अच्छा किस तरह हमने एक like you can still do all of those things you wanted to do. You could still send out this message, this perhaps very radical message that you wanted to send out. But through this medium, right, of writing. So I think especially for women जो like घर पे हैं और as you mentioned like married women and like जिनकी families भी होती हैं मुश्किल हो जाता है definitely but like again I think that's where um writing platforms
because they can still, you know, do all of that. And I do believe that women can do everything, right? थोड़ा मुश्किल है, you do need काफ़ी support, right? Like बहुत सारे आपको supporting, multiple supportive networks चाहिए होते हैं, but मुझे बहुत यकीन है कि औरत सब कुछ कर सकती है, right? Probably because I've grown up with women under, मतलब उनकी उसमें you know, जिन्होंने सब कुछ किया है, like my own mom, for example, she's a great Iqbal scholar, she's a professor of Urdu, she's also a Nice. wonderful mother, a great writer, and she's done it all, right? But I think ये सब कुछ करना चाहिए, especially for Pakistani women, but not at the expense of your own self, right? I do believe कि self nurturement or self care, you know, I think that should be सबसे ऊपर वाली priority, even more than creativity, perhaps. चलें, बहुत शुक्रिया ऐमन रहमान आपके वक़्त के लिए और नाज़रीन हम इस तरह के इंटरव्यूज़ मज़ीद भी अगस्त में लाते रहेंगे जिन्होंने अपने शो में बहुत ज़बरदस्त काम किया। ऐमन रहमान ने भी 9 साल की उम्र में कॉलम नावल लिखा जो पाकिस्तान की यंगेस्ट नॉवेलिस्ट बनी और फिर लम्स से गोल्ड मेडल हासिल किया, फिर तुर्की गई, अब अमेरिका में पीएचडी करने जा रही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोफ़ाइल है और हम इस तरह की मज़ीद प्रोफ़ाइल भी लेके आएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।